pass out. Why do we write शायरी? Why do we make music? Why do we dance? Why do we sing? Why do we rap? In short, I think I'm asking, why do we do poetry? लड़की पटाने के लिए और क्या है? मैं पटाऊंगा मगर हल्लो 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 रूठी हम मनाऊंगा मगर हल्लो। अभी जो गाना बजा ये शायद आपने पहले सुना हो। गोविंदा और गोविंदा का डांस काफी पॉपुलर है, बट गोविंदा किस जबान में पुट्टी यानी लड़की को पटाने की कोशिश कर रहा है ये शायद आप ना जानते हो। But if you do understand the language, then congratulations, you can understand Dakhni. So the next time someone asks you, so like, how many languages do you speak? Should you say that you understand a bit of conversational flirty-worty Dakhni, or is it just Hyderabadi Hindi, Hindi, Hindi? इसके लिए हमें समझना पड़ेगा पार्ट 1, what is language? ये सवाल काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि लैंग्वेज इज नॉट ग्रामेटिकल रूल्स और वोकैबुलरी, ये तो आई थिंक सब अग्री करते ही होंगे। सवाल यहाँ पे ये है कि इफ गोविंदा इज फ्लर्टिंग विद हिज गर्ल इन दखनी एंड यू कैन अंडरस्टैंड अ लिटिल बिट ऑफ व्हाट ही इज सेइंग, डू यू नो दखनी? अब हो सकता है आप मेरे से यहाँ पे ये पूछे, भाई यार तू मेरा टाइम वेस्ट मत कर, इससे किसको फर्क पड़ता है? बट यार सुनते रहो क्योंकि लैंग्वेजेस आर सेक्सी। एनीवे, इफ टू स्पीकर्स आर म्यूचुअली इंटेलिजिबल, मतलब वो बात कर रहे हैं एक दूसरे से और एक दूसरे को समझ पा रहे हैं, are they speaking the same language? Not necessarily. Urdu and Hindi speakers can almost always understand each other, but aren't they technically speaking different languages? On the other hand, a middle class dude from Hyderabad might have trouble understanding a lot of what someone from a village in Srikakulam says, at least initially, even though both the parties will claim कि दोनों की मातृभाषा मदर टंग तेलुगु है, सेम है। तो फिर लैंग्वेज होती क्या है? In her book The Making of a Mother Tongue, इन किताबों में से नहीं है पर एक किताब है मान लो, स्कॉलर लीसा मिचेल राइट्स, The language championed as a mother tongue is almost always a regional variety associated with a socially and politically dominant group of people. मैंने a language is a dialect with an army and पॉलिटिक्स क्यों ला रहा है ब्रो? तू हर चीज में पॉलिटिक्स क्यों ला दे रहा है यार? पॉलिटिक्स 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 है तो है, इसमें मैं क्या करूं? है अब लैंग्वेज ना वर्ड्स है, ना ग्रामर है, ना म्यूचुअल इंटेलिजिबिलिटी है। लैंग्वेजेस आर एक्चुअली हिस्टोरिकली कंस्ट्रक्टेड आइडेंटिटी मार्कर्स व्हिच कैन बी लिंक्ड बैक टू अ सोशली एंड पॉलिटिकली डोमिनेंट ग्रुप। मैं क्या करूं इसमें? मतलब पॉलिटिक्स भी तू ही घुसाएगा, फिर ऐसे ऐसे वर्ड यूज करेगा कि तेरी लैंग्वेज किसी को समझ में नहीं आएगी। क्या बढ़िया भाई। पार्ट 2, लैंग्वेज स्टैंडर्डाइजेशन। डूड ब्रो सही है, लैंग्वेजेस इसीलिए स्टैंडर्डाइज होती हैं। स्टैंडर्डाइजेशन मतलब अलग अलग डायलेक्ट से, भिन्न भिन्न प्रकार के डायलेक्ट से एक कॉमन लैंग्वेज क्रिएट करने की कोशिश करना थ्रू द यूज ऑफ लिंग्विस्टिक रूल्स एंड रेगुलेशंस। और ये रूल्स एंड रेगुलेशंस स्टेट डिसाइड करता है। स्टेट यानी इंडियन स्टेट्स वाले स्टेट्स नहीं, लाइक महाराष्ट्र, तेलंगाना एटसेट्रा, बट हमारा पूरा पॉलिटिकल ढांचा, एज इन दी इंडियन स्टेट, रियासत-ए हिंदुस्तान, ये स्टेट आके डिफाइन करता है कि लैंग्वेज स्टैंडर्ड कौन सी होगी। और इसके काफ़ी सारे रीजंस हैं। नंबर 1, स्टैंडर्डाइजेशन के बदौलत स्कूल्स में एक कॉमन लैंग्वेज सिखाई जा सकती है जो हम सब ने भी सीखी है, एंड दिस अलाउज फॉर ईज ऑफ कम्युनिकेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, टैक्सेशन एटसेट्रा एटसेट्रा। बट नंबर 2, मोर इंपॉर्टेंटली, एक कॉमन आइडेंटिटी बिल्ड हो जाती है स्टैंडर्ड लैंग्वेज से, लाइक अ तेलुगु आइडेंटिटी। इवन दो देयर आर मेनी तेलुगुस एंड जरूरी नहीं है कि 2 तेलुगु स्पीकर्स एक दूसरे को हमेशा समझ पाए। अच्छा, ये सब छोड़ो, टेल मी इफ दिस सेंटेंस रिंग्स अ बेल। जेर दर्ज सवालों के जवाब दें। शायद काफियों ने ये कभी सुना ना हो, पर आपने ये जरूर सुना होगा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। जेर दर्ज सवालों के जवाब दें इज द उर्दू इक्विवेलेंट ऑफ निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। पर अक्रॉस उर्दू एंड हिंदी स्पीकर्स इट इज फार मोर कॉमन टू से नीचे दिए हुए रादर दैन जेर दर्ज और निम्नलिखित। पर बहुत सारे सोशो पॉलिटिकल और रिलीजियस रीजंस की वजह से स्टैंडर्ड उर्दू वाज पुल्ड क्लोजर टू फारसी एंड अरबिक एंड स्टैंडर्ड हिंदी वाज पुल्ड क्लोजर टू संस्कृत। However, the spoken language remains mostly the same today, known as Hindustani. हम एक और वीडियो बनाएंगे इस पर बाद में कभी। This partition of languages is just one unfortunate consequence of the process of language standardization. इसी स्टैंडर्डाइजेशन के चलते इंडिया की जो हिंदी पट्टी है, हिंदी बेल्ट है, उसमें अलग अलग भाषाओं का बेहद नुकसान हुआ है। लैंग्वेजेस लाइक अवधी, भोजपुरी, मैथिली को बस एक बोली या डायलेक्ट का दर्जा दे दिया गया, जिसकी वजह से वो स्कूल्स में पढ़ाई नहीं जाती
उनमें ज़्यादा लिटरेचर प्रोड्यूस नहीं होता, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली दीज लैंग्वेजेस बिकम ऑब्जेक्ट्स ऑफ रिडिक्यूल इन बिग सिटीज़ लाइक दिल्ली एंड बॉम्बे। बड़े शहरों में इन ज़बानों का मजाक उड़ता हुआ आप सभी ने देखा ही होगा। इंडिया इन पिक्सल्स ने एक वीडियो बनाई है अवधी ज़बान पे, उस वीडियो को देखिए इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट हाउ द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ हिंदी हैज़ अफेक्टेड द लैंग्वेज ऑफ अवधी एंड लैंग्वेजेस लाइक अवधी। क्योंकि इस वीडियो में हम उनके बारे में बात नहीं करेंगे, इसमें थोड़ा हम साउथ को आएंगे और हम आपको बताएंगे दक्खनी ज़बान के बारे में। मगर हल्लो 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 मैं पट्टी पट्टी पार्ट 3 दक्खनी नामा। दक्खनी ज़बान का सिलसिला 14th सेंचुरी में शुरू हुआ था दिल्ली के इतराफ, दिल्ली के इर्द गिर्द। दिल्ली के शहंशाह अलाउद्दीन खिलजी ने जब दक्खन पे जीत हासिल की तो उस ज़माने की दहलवी ज़बान जो फ़ारसी और हिंदवी का मिश्रण थी वो आके दक्खन पहुंच गई। जल्द ही मोहम्मद बिन तुगलक ने एक कतई वाहियात फैसला लिया और अपनी रियासत की राजधानी को दिल्ली से बदलकर दौलताबाद दक्खन कर दिया। इसके बाद उस ज़माने के कई सारे दिल्ली के लोग अपनी ज़बान के साथ दक्खन में आके बस गए। अगले 200 सालों में हालांकि सियासी ज़बान फ़ारसी रही, दक्खन के इलाके में एक नई भाषा तैयार होने लगी। इस भाषा का जो ढांचा था वो तो फ़ारसी और हिंदवी से ही आया था, पर इसमें दक्खन के अपनी भाषाएं तेलुगु, मराठी, कन्नड़ा, संस्कृत भी घुल गई। इसके बदौलत बन गई एक सुंदर सी नई ज़बान, इसके बदौलत बन गई एक सुंदर सी नई ज़बान। सरजमीन दक्खन ने दिया दक्खनी जिसको नाम। 16th सेंचुरी में दक्खनी ज़बान अपने उरूज पे पहुंची। It became the language of the local nobility, जिनको फ़क्र था अपनी दक्खनी पहचान पे। सूफी संत अपना कलाम भी दक्खनी में करने लगे ताकि उनका पैगाम आम आदमी तक पहुंच सके जो उर्दू, संस्कृत और फ़ारसी उतनी नहीं बोलते थे। बहुत सारे रियासतों ने तो दक्खनी ज़बान के शायरों को शाही दरबार में भी शामिल कर लिया। फ़कीर से लेकर सुल्तान तक ये ज़बान फैल गई। गोलकुंडा सल्तनत के राजा मोहम्मद कुली कुतुब शाह शायरी के बड़े शौकीन थे। उन्होंने तेलुगु, उर्दू, फ़ारसी में तो शायरी कही, पर उसके साथ साथ दक्खनी में भी शायरी कही। कुतुब शाह ने कई सारे मुद्दों पे शायरी लिखी है, दुनियादारी, भक्ति, इबादत और हाँ, प्यार। पिया बाज प्याला पिया जाए ना, पिया बाज प्याला पिया जाए ना, पिया बाज यक तिल जिया जाए ना। कही थी पिया बिन सुबूरी करूं, कही थी पिया बिन सुबूरी करूं, कहाँ जाए अम्मा किया जाए ना। खुतुब शाह न दे मुझ दीवाने को पंद, खुतुब शाह न दे मुझ दीवाने को पंद, दीवाने को कुछ पंद दिया जाए ना, पिया बाज प्याला। बदलते रियासतों के साथ दक्खनी की तकदीर भी बदल गई। औरंगजेब ने जब दक्खन को अपने काबू में कर लिया तो दक्खनी ज़बान की सरपरस्ती ख़त्म और उसमें कोर्ट पोएट्री भी खत्म। नाउ एवरीथिंग वाज टू बी डन इन ईदर फारसी और उर्दू। ये सिलसिला निज़ामी सरकार ने भी कायम रखा एंड दक्खनी ज़बान एक लिखित और दरबारी भाषा और प्रशासनिक भाषा के तौर पे गायब हो गई। Although it remained and still remains a language spoken by millions of people in the Deccan region. Bro, I'm not Islamophobic or anything, but like, bro, औरंगजेब सब कुछ रुइन कर देता है ब्रो यार, मतलब एकदम वाहियात है। उसको ये दक्कनी वाली लैंग्वेज कैसे प्रिजर्व करना चाहिए था ना, क्या मतलब एकदम वाहियात। पार्ट 4 लैंग्वेज प्रेजर्वेशन। यह किस्सा सिर्फ औरंगजेब और दक्खनी ज़बान का नहीं है। दिस प्रोसेस इज स्टिल गोइंग ऑन टुडे।
The story of Dakhni is the story of countless Indian languages, languages with rich literary cultures, colorful histories, and millions of speakers. पर इनको ना आज कोई स्टेट का सपोर्ट मिलता है, ना इनको स्कूल्स में पढ़ाया जाता है, और बद से बदतर तो ये कि इनको सिर्फ और सिर्फ एक बोली समझा जाता है. अरे ब्रो, तू हैदराबादी हिंदी बोल लेता है ब्रो. If someone asks you something in standard Hindi, people feel ashamed to reply back in their own language, although they might be mutually intelligible. समझ तो आ जाएगा अगले इंसान को, पर यार वो मजाक उड़ा देगा. Think back to all the times when people speaking in Bhojpuri are mocked in cities like Delhi and Bombay. Language preservation is not important because अरे यार इस लैंग्वेज में थोड़ी बहुत बढ़िया पोएट्री है, या ये देखो गर्मा गर्म करारे करारे ताज़ा ताज़ा रिलीजियस स्क्रिप्चर्स मिल गए, वो सब ठीक है. But language preservation is important because think about किसकी language gets screwed over by the state. Is it the language of the powerful, of the elite, of the upper middle class, upper caste urbanites? नहीं, ना दिल्ली की ज़बान को ख़तरा है, ना ही स्टैंडर्डाइज ज़बानों को, जैसे कि स्टैंडर्ड हिंदी, उर्दू या तेलुगु. यूजुअली जिनको सिस्टम पहले से कुचल के रखता है, उन्हीं की भाषाएं सबसे पहले खतरे में पड़ जाती हैं और उन्हीं भाषाओं का मजाक भी उड़ता है. दखनी के साथ भी आप ये देख सकते हैं, जितना आप अमीर और रईस होंगे उतनी ज़हीन उर्दू बोलेंगे, जितना गरीब व अजीब या अजीब व गरीब उतनी दखनी. A similar relationship exists between Hindi and languages like Bhojpuri, Maithili and Awadhi. तो शायद रैडिकल टेक आ रहा है मेरा, तो शायद गोविंदा के कैरेक्टर का दखनी में लड़की पुट्टी के साथ फ्लर्ट करना is actually a larger point against a hierarchy which discriminates on religion, class and caste. यार ये कास्ट की बात मत कर यार, कास्ट कूल नहीं है यार. तू कास्ट हटा, चल लैंग्वेज की बात. अच्छा ठीक है, हिप हॉप तो कूल है ना. Across the world, cool hip hop and rap music attempting to challenge unjust systems has come up in dialects considered lowly by the elite. जैसे कि उदाहरण के तौर पर African American rap in the United States, which uses AAVE, African American Vernacular English, the dialect of English spoken by black people, also known as Black English sometimes. या आप छोड़िए, आप गली रैप का एग्जाम्पल ले लो, which uses what is considered Mumbai's lowly dialect to make a point about the identity of the slum dwellers of the city. Along with being a fun, cool thing to do, in lowly ज़बानों में पोएट्री करना is actually a लड़ाई against that system, जिसने इन ज़बानों को लोली का दर्जा दिया है और इनके बोलने वालों को ओप्रेस करके रखा है. Part 5. हाँ तो औरंगजेब सब कुछ रूइन कर देगा ब्रो. जब औरंगजेब ने दक्खन पर जीत हासिल करके रियासी ज़बां को उर्दू और फारसी बना दिया, तो काफ़ी सारे शायर अपनी तनख्वाह के वास्ते दखनी छोड़ के उर्दू में शायरी करने लगे. पर इसी महफिल में हाशमी बीजापुरी एक ऐसे शायर थे जिनको दिल्ली के शहंशाह के सामने सर झुका के दिल्ली की ज़बान में शायरी करना सख्त नामंजूर था. कहते हैं, तुझे चाकरी क्या तू अपनीच बोल, तुझे चाकरी क्या तू अपनीच बोल, तेरा शेर दखनी है, दखनीच बोल. उम्मीद है कि एक ऐसा दिन आएगा जब आप, मैं और तमाम हिंदुस्तान दिल्ली की चाकरी छोड़ अपनीच ज़बान में फ़ख्र के साथ बोलेंगे, लिखेंगे और गाएंगे. हाशमी बीजापुरी की याद. Introducing Comrade Zor. तुझे चाकरी क्या तू अपनीच बोल, तुझे चाकरी क्या तू अपनीच बोल, तेरा शेर दखनी है, दखनीच बोल. जख्मा पे मरहम ये अपने को नहीं होना, कड़वी टैबलेटा ये चखने को नहीं होना, कड़गी ज़बा तो भी चिख दूं बेशक निकला खून, पी ले तो तुकने को नहीं होना. बचपन का रोना याद आ रहा क्या रे, डर गया सो वापस घर को जा रहा क्या रे, हाथा कट गया तेरे दौरान जंगी, तिच बात पे सर तू झुका रहा क्या रे. मर के भी तू नहीं रोएंगा तो बोल, दुनिया तेरी तक तू नहीं सोएंगा तो बोल, जुर्रत किसकी हाथा पे ये कुत्ती लकीरा, खुदा की क़यामत लाएंगा तो बोल. पावा पढ़ना है तो अब बिच तू आ जा, माफी का वक्त है बच्चा नहीं ज्यादा, सिखा तू तेरे को बगावत के मानी, ताखाया मदरंगा नहीं तू शहजादा. शेरा ये अदब के लिए नहीं लिख रू मैं, दिमाग की खामोशी जर्रासी ढूंढ रू मैं, होश में नसीब के दर मेरे को सुकून, इस रिश्तेदारों ये शायराना पीरू मैं. दखनी का तर्जुमा इंग्लिश में पूछ लेते, बार बार नहीं बोल तुम मैं, बराबर सुन लेते, नक्कोरे फखीरा शायरी मेरी समझो, घर जाके सारे फिर खल्लम तुम तोड़ लेते.